गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो पिछली क्लास में हमने सेमीकंडक्टर के बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे और सबसे लास्ट में हमने कोवेलेंट बॉन्ड के बेसिस पर हमने प्योर सेमीकंडक्टर को स्टडी किया था, लेकिन उसमें एक छोटी चीज बताना रह गया था। तो उसमें मुझे जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन के बारे में बताना थोड़ा सा रह गया था, है ना। तो उसको देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि सिलिकॉन जैसा कोई भी सेमीकंडक्टर है, तो ये पीछे है ना। ये पिछली क्लास में ही बताया था कि किसी भी सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर के कारण या थर्मल एनर्जी के कारण कुछ दुस्साहसी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, तो अपने पीछे होल छोड़ करके जाते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है उसको इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोडक्शन भी बोलते हैं, या दूसरे शब्दों में इस प्रोसेस को जनरेशन भी बोलते हैं, है ना। और ये तुम लॉजिकली सोच सकते हो कि ये जो जनरेशन की रेट होती है वो मेनली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है ना। हमको पता है कि बताओ टेम्परेचर, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर ज्यादा रखेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस होंगे, मतलब जनरेशन की रेट भी ज्यादा होगी। ये ध्यान रखना, टेम्परेचर का इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस होते हैं तो जनरेशन होता है, और जनरेशन की जो रेट है वो मेनली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है ना। हाँ, लेकिन साथ में जनरेशन तो होता ही है ना, जनरेशन तो होता ही, लेकिन साथ में कुछ इलेक्ट्रॉन और होल पेयर आपस में कंबाइन भी होते जाते हैं, होंगे ना। तो साथ में कुछ इलेक्ट्रॉन और होल आपस में मिक्स भी होते जाते हैं, कंबाइन भी होते जाते हैं, मतलब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज भी करते जाते हैं। और ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन और होल जो मिक्स होते हैं, कंबाइन होते हैं, उसको उस प्रोसेस को रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन और पेयर जनरेट तो होते हैं, लेकिन साथ में इलेक्ट्रॉन और होल, है ना, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन मिक्स भी होते जाते हैं, जिसको रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। और तुम अपने केमिकल इक्विलिब्रियम है ना, तो अपने केमिकल इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट से बोल सकते हो, बताओ मिक्स होने की रेट मतलब रिकॉम्बिनेशन होने की जो रेट है वो इलेक्ट्रॉन और होल के कंसंट्रेशन के मल्टीप्लाई पे डिपेंड करती है। यानी कंसेप्ट तुमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, है तो कंपैरेटिवली याद रखना कि जो भी सेमीकंडक्टर होता है उसमें टेम्परेचर के कारण इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस भी होते हैं, मतलब जनरेशन भी होता है। जहाँ जनरेशन की रेट टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, लेकिन साथ में इलेक्ट्रॉन होल मिक्स भी होते जाते हैं, मतलब रिकॉम्बिनेशन भी होता जाता है। और उसकी जो रेट होती है, रिकॉम्बिनेशन की जो रेट होती है वो इलेक्ट्रॉन और होल के कंसंट्रेशन के मल्टीप्लाई पे डिपेंड करती है। और ध्यान रखना कि कुछ ही सेकंड में ना, कुछ ही सेकंड में इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है। और ध्यान रखना कि इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है कि जिस रेट से जनरेशन होता है उसी रेट से रिकॉम्बिनेशन भी होने लगता है। और इक्विलिब्रियम स्टेट बहुत कम टाइम में, माइक्रो सेकंड के टाइम में आ जाती है ना। तो ध्यान रखना जनरेशन भी होता है, रिकॉम्बिनेशन भी होता है। और ध्यान रखना कि स्टेडी स्टेट या इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या हो जाएगा कि जिस रेट से रीजनरेशन होगा उसी रेट से रिकॉम्बिनेशन होगा। तो इस सेमीकंडक्टर में इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ जनरेशन और रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन सेम हो जाते हैं, और जिस रेट से जनरेशन होगा उसी रेट से रिकॉम्बिनेशन होगा। तो फिर इलेक्ट्रॉन और होल की नंबर से कंसंट्रेशन टाइम के साथ कांस्टेंट हो जाएंगे। ध्यान रखना कि कुछ ही माइक्रो सेकेंड में इक्विलिब्रियम आ जाता है, और जिस रेट से जनरेशन उसी रेट से रिकॉम्बिनेशन होने लगता है। इसलिए इस सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होल के नंबर या कंसंट्रेशन जो होते हैं वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहते हैं। देखो पिछली क्लास में हमने सेमीकंडक्टर के कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे, और सबसे लास्ट में हमने प्योर सेमीकंडक्टर पढ़ा था। अब ध्यान रखना कि इस प्योर सेमीकंडक्टर का कोई खास प्रैक्टिकल यूज नहीं हो पा रहा था, है ना, क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर में दो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी, है ना। पहली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो ये थी कि प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत ही स्मॉल होती है, और साथ में जो थोड़ी बहुत भी कंडक्टिविटी होती है वो केवल टेम्परेचर से कंट्रोल्ड होती है। और कंडक्टिविटी को टेम्परेचर से कंट्रोल करना प्रैक्टिकली मीनिंगलेस है ना। ये कोई कंप्यूटर है ना, कोई कंप्यूटर है, उसी में अगर प्योर सेमीकंडक्टर यूज किया तो इसकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए इस कंप्यूटर को स्टोव पे रख करके गर्म करना पड़ेगा, है ना, जो कि नॉनसेंस है। तो ध्यान रखना कि प्योर सेमीकंडक्टर में ये दो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी कि प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत लो होती है, और साथ में जो थोड़ी सी भी कंडक्टिविटी होती है वो केवल टेम्परेचर से कंट्रोल्ड होती है। और कंडक्टिविटी को टेम्परेचर से कंट्रोल करना प्रैक्टिकली मीनिंगलेस होता है। तो ध्यान रखना इन प्योर सेमीकंडक्टर को
इम्प्रूव करने के लिए या प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए लोगों ने क्या किया कि इस प्योर सेमीकंडक्टर में बहुत थोड़ी-सी इम्प्योरिटी मिक्स कर दी। बहुत थोड़ी-सी मतलब है ना, इसमें जो इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं वो 1 पीपीएम के ऑर्डर की होती है। 1 पीपीएम मतलब 1 पार्टिकल पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन, है ना, 1 मिलियन सिलिकॉन के एटम के बीच में कहीं जाकर के एक आधी इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं। है तो ध्यान रखना, इसकी प्रॉपर्टी को एनहांस करने के लिए या इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इस प्योर सेमीकंडक्टर में बहुत थोड़ी-सी इम्प्योरिटी मिलाते हैं। और प्योर सेमीकंडक्टर में थोड़ी-सी जो इम्प्योरिटी मिलाते हैं उसको डोपिंग बोलते हैं। और ध्यान रखना है ना कि प्योर सेमीकंडक्टर में अगर इम्प्योरिटी या डोपिंग मिला दी, तो अब जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको इम्प्योर सेमीकंडक्टर या डोप्ड सेमीकंडक्टर बोलते हैं, या इसको दूसरे शब्दों में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं ना। अब ध्यान रखना कि, है ना, अच्छे ध्यान रखना कि कोई साइंटिस्ट को सपना नहीं आया था, है ना, सपने में भगवान ने आकर के बोला नहीं था कि तुम इसमें इम्प्योरिटी और डोपिंग मिला दो तो अ, इसकी प्रॉपर्टी एनहांस हो जाएगी, ऐसा कोई सपने में भगवान ने आकर के बोला नहीं था। एक्चुअली सही चीज़ ये है कि एक्चुअली 1930 से मतलब 1930 से 1950 के बीच ये सेमीकंडक्टर के बारे में लोगों ने पहली बार जाना था। तो सेमीकंडक्टर पर बेस साइंटिस्ट बिल्कुल रैंडम टाइप के एक्सपेरिमेंट करते थे। जैसे कि किसी सेमीकंडक्टर को गर्म कर दिया, ठंडा कर दिया, है तो ऐसे ही किसी साइंटिस्ट को खुराफात सूझी होगी तो उसने क्या किया होगा कि प्योर सेमीकंडक्टर में थोड़ी-सी डोपिंग या इम्प्योरिटी मिला दी होगी और देखा होगा कि इसमें थोड़ी-सी डोपिंग मिलाने पर इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाती है, जो रिज़ल्ट है वो ऐसे आते हैं जो प्रैक्टिकली बहुत यूज़ होते हैं। तो फिर उसी चीज़ को आगे बढ़ा दिया। तो सेमीकंडक्टर में जितनी भी खोजी हुई थी वो कोई सोची-समझी नहीं थी, या किसी ने भगवान ने इनका मार्गदर्शन भी नहीं किया था। ये बस लोग रैंडम टाइप के एक्सपेरिमेंट करते थे। जिस एक्सपेरिमेंट में रिज़ल्ट प्रैक्टिकली मीनिंगफुल है उसको आगे बढ़ा देते थे। तो वैसे ही इम्प्योर सेमीकंडक्टर की खोज हुई, फिर उसी से ही डायोड की, फिर ट्रांजिस्टर की, वो सारी खोजें इसी टाइप से हुई थी। फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं। फिर वही अब हम देखते हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब डोप्ड सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं वो देखते हैं। तो ध्यान रखना कि डोप्ड सेमीकंडक्टर 2 टाइप के होते हैं, एक तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर और एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर। पहले एन टाइप का सेमीकंडक्टर देखते हैं। तो अच्छे ध्यान रखना सॉरी तो अच्छे ध्यान रखना कि अगर प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट डोपिंग मिला दें, है ध्यान रखना कि प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट डोपिंग मिला दे। पेंटावैलेंट डोपिंग मतलब वो फास्फोरस फैमिली, मतलब फास्फोरस, आर्सिमनी, सॉरी, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब पेंटावैलेंट डोपिंग होती है जिसको फास्फोरस फैमिली बोलते हैं ना। तो ध्यान रखना है। ध्यान रखना कि प्योर सेमीकंडक्टर में ये फास्फोरस फैमिली मिला दे, मतलब पेंटावैलेंट डोपिंग मिला दे, तो अब जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको एन टाइप का सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और दूसरा पी टाइप का सेमीकंडक्टर है। तो ध्यान रखना कि अगर प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राइवैलेंट डोपिंग मिला दें, इसको हिंदी में त्रिसंयोजी अशुद्धि बोलते हैं। तो ध्यान रखना है ना कि प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राइवैलेंट डोपिंग मिला दें। ट्राइवैलेंट डोपिंग मतलब बोरोन फैमिली, मतलब बोरोन, एल्यूमीनियम, गैलियम, इंडियम, ये सब है ना। ध्यान रखना कि प्योर सेमीकंडक्टर में बोरोन फैमिली मिला दे, मतलब ट्राइवैलेंट डोपिंग मिला दे, तो अब जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको पी टाइप का सेमीकंडक्टर बोलते हैं ना। तो कंपैरेटिवली याद रखना है ना, कंपैरेटिवली याद रखना कि प्योर सेमीकंडक्टर में अगर पेंटावैलेंट डोपिंग मिला दें तो फास्फोरस फैमिली मिला दें, तब जो बनता है उसको एन टाइप का सेमीकंडक्टर। वैसे ही प्योर सेमीकंडक्टर में अगर ट्राइवैलेंट डोपिंग मिला दें, मतलब बोरॉन फैमिली मिला दें, तब जो बनता है उसको पी टाइप का सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब कई डेढ़ बुद्धि लोग ये पूछते हैं कि इसमें पेंटावैलेंट या ट्राइवैलेंट डोपिंग ही क्यों मिलाते हैं? है ना? डबल वैलेंट, पेप्टावैलेंट ऐसी डोपिंग क्यों नहीं मिलाते हैं? ध्यान हटा, यहाँ भी वही आंसर है कि साइंटिस्ट ने सारे टाइप के एक्सपेरिमेंट किए, मतलब सारे टाइप की डोपिंग मिक्स की, लेकिन उन्होंने देखा कि पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट ये दोनों डोपिंग मिलाने पर जो रिजल्ट है वो ऐसे आते हैं जो प्रैक्टिकली
यूज़फुल होते हैं, इसीलिए इनको आगे बढ़ाया। तो चलो अब हम एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर को थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद कई डेढ़ बुद्धिए पूछते हैं कि स्मॉल इम्प्योरिटी क्यों मिला है? कुछ लोगों के तो सर के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा होता है। हर किसी में क्यों-क्यों पूछने की आदत होती है ना? तो कई डेढ़ बुद्धिए बोलते हैं कि इतनी स्मॉल डोपिंग क्यों मिलाई? उसकी जगह ज़्यादा डोपिंग भी तो मिला सकते हैं, कंडक्टिविटी और बढ़ जाएगी ना। तो ये ध्यान रखना, यानी ध्यान रखना कि तो सही है। हाँ, ध्यान रखना कि ये तो सही है कि ज़्यादा इम्प्योरिटी मिला देंगे तो कंडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन तुम बताओ कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्योरिटी मिला देंगे, तब तो फ्री चार्ज कैरियर के नंबर इतने बढ़ जाएँगे कि अब तो ये सेमीकंडक्टर रहेगा ही नहीं, फिर तो ये कंडक्टर बन जाएगा, है ना? इसीलिए स्मॉल डोपिंग मिलाते हैं ताकि सेमीकंडक्टर तो रहे लेकिन कंडक्टिविटी थोड़ी-सी बढ़ जाए। चलो बच्चों पहले हम एन टाइप का सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं, है ना? तो मैंने तुमको अभी बताया था कि प्योर सेमीकंडक्टर में अगर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करें मतलब फास्फोरस फैमिली मिक्स करें मतलब कोई फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ ये सब मिक्स करें, है ना? पहले ही बताया था कि प्योर सेमीकंडक्टर में अगर पेंटावेलेंट डोपिंग मिक्स करें मतलब फास्फोरस फैमिली मिक्स करें, तब जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको एन टाइप का सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो चलो देखते हैं कि प्योर सेमीकंडक्टर में बहुत थोड़ी-सी पेंटावेलेंट डोपिंग मिक्स हो, तो उसके कारण इसकी प्रॉपर्टी ड्रास्टिकली कैसे चेंज हो जाती है वो देखते हैं ना। तो चलो इस बार मान लेते हैं कि कोई प्योर सेमीकंडक्टर है जैसे कि सिलिकॉन का ही कोई सेमीकंडक्टर है मतलब सिलिकॉन की चिप है और उसमें बहुत थोड़ी-सी क्वांटिटी में पेंटावेलेंट डोपिंग मिक्स करें और चलो मान लेते हैं कि पेंटावेलेंट डोपिंग की फॉर्म में हम फास्फोरस मिक्स कर रहे हैं, है ना? ये भी तुम समझते हो कि अ, तुम ये भी समझते हो कि इन पेंटावेलेंट डोपिंग में से सिलिकॉन के एप्रोक्सिमेटली बराबर साइज़ किसकी होती है? फास्फोरस की होती है। इनमें से फास्फोरस की साइज़ ही सिलिकॉन के एप्रोक्सिमेटली बराबर होती है। इसलिए इस क्रिस्टल में तो फास्फोरस ही फिट बैठेगा। बाकी आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ इनको अगर मिक्स करेंगे तो ये क्रिस्टल है ना, इनकी साइज़ तो बहुत बड़ी होती है। ये क्रिस्टल में फिट ढंग से नहीं बैठेगा, है ना? तो अंडरस्टूड है ना? कोई मान लेते हैं कि कोई प्योर सेमीकंडक्टर में तो सिलिकॉन की चिप है और उसमें बहुत थोड़ी-सी क्वांटिटी में पेंटावेलेंट डोपिंग मतलब फास्फोरस को वेपर स्टेट में डिफ्यूज़ किया है मतलब बहुत थोड़ी-सी क्वांटिटी में फास्फोरस है पेंटावेलेंट डोपिंग हमने मिलाई है। तो हमको पता है कि इस बार भी है ना? हमको पता है कि इस बार भी क्रिस्टल में ज़्यादातर तो सिलिकॉन के एटम होंगे लेकिन बहुत सारे सिलिकॉन एटम के बीच-बीच में कुछ डोपिंग के भी एटम होंगे मतलब कुछ फास्फोरस के भी एटम आ जाएँगे। अब हमको पता है ना? हमको पता है कि इस बार जो डोपिंग मिक्स की है ना? इस बार जो डोपिंग मिक्स फास्फोरस की डोपिंग मिक्स की है वो पेंटावेलेंट डोपिंग है। पेंटावेलेंट डोपिंग है मतलब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि क्रिस्टल में इसको केवल 4 कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाने हैं। है तो ध्यान रखना। इस बार फास्फोरस जैसी पेंटावेलेंट डोपिंग मिक्स की है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसमें से है ना? उसमें से फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में खर्च हो जाएँगे लेकिन 5वाँ इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा बचेगा, जो ऑलमोस्ट फ्री होगा मतलब बहने के लिए ऑलमोस्ट फ्री होगा। और ध्यान रखना कि इस 5वें फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण है ना, इस 5वें फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण इसकी कंडक्टिविटी ड्रास्टिकली बढ़ जाएगी। तुम बताओ ना, तुम बताओ कि नॉर्मली तो इस तरह की नॉर्मली तो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जंप करने के कारण क्रिएट होते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, बहुत मुश्किल होता है लेकिन है ना? लेकिन इसमें जो 5वाँ इलेक्ट्रॉन है तो मुफ्त में मिला हुआ है, वो तो लगभग फ्री होता है तो ध्यान रखना कि इस 5वें फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण इसकी है ना, इसकी कंडक्टिविटी ड्रास्टिकली बढ़ जाती है। हाँ बच्चों, साथ में ये भी है ना, साथ में ये भी देख सकते हैं कि इस बार फास्फोरस या जो पेंटावेलेंट डोपिंग मिला है वो इस क्रिस्टल को एक इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है ना भाई? इस बार फास्फोरस की जो पेंटावेलेंट डोपिंग मिला है वो क्रिस्टल को एक इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है मतलब क्रिस्टल को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इसीलिए ये फास्फोरस वाली जो पेंटावेलेंट डोपिंग होती है उसको डोनर इम्प्योरिटी बोलते हैं। ये तो ध्यान रखना, इस बार जो फास्फोरस मिला है वो क्रिस्टल को एक इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है मतलब डोनेट कर रहा है।
इसीलिए जो पेंटावेलेंट डोपिंग होती है उसको डोनर इम्प्योरिटी बोलते हैं। हिंदी में इसको दाता अशुद्धि बोलते हैं। अब देखो एक और चीज़ देख सकते हो, है ना? एक और चीज़ देख सकते हो, बताओ इस बार इस क्रिस्टल में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, बोल सकते हैं कि इस बार क्रिस्टल में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ज़्यादातर फ्री इलेक्ट्रॉन तो डोनर के दिए गए होंगे, बताया था ना? ये बताओ, डोनर जो लास्ट फ्री इलेक्ट्रॉन देता है वो तो मुफ्त में मिलता है, बहुत ईज़िली क्रिएट हो जाता है। ध्यान रखना, इस बार क्रिस्टल में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन बह रहे होंगे उसमें से ज़्यादातर फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब 99% फ्री इलेक्ट्रॉन इस डोनर के दिए गए होंगे, लेकिन थोड़े बहुत है ना, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन जंप करने के कारण भी क्रिएट होंगे। बताया था ना कि टेम्परेचर के कारण कुछ दुस्साहसी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं और पीछे एक होल छोड़ कर जाते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं। ऐसा हम बोल सकते हैं इस बार क्रिस्टल में जितने इस बार क्रिस्टल में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें ज्यादातर फ्री इलेक्ट्रॉन तो 99% फ्री इलेक्ट्रॉन तो इस डोनर के दिए गए होंगे, लेकिन थोड़े से मतलब एक आधे परसेंट फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोडक्शन के कारण भी क्रिएट होंगे। और बताओ 1% है ना, इलेक्ट्रॉन होल पेयर के कारण अगर 1% इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे तो बदले में 1% होल्स भी प्रोड्यूस होंगे। तुम बताओ इस बार फ्री, है ना, इस बार इस क्रिस्टल में फ्री इलेक्ट्रॉन तो 100 है, जबकि होल केवल 1 ही है, तो बस बोल सकते हैं, है ना, हम बोल सकते हैं कि इस बार इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में है ना, तो हम बोल सकते हैं ना कि बता इस बार इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में, तो इस बार जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर होंगे। बोल सकते हैं ना कि इस बार जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि एक नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसीलिए इसको एन टाइप का सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ध्यान रखना है ना, एन बोले तो नेगेटिव, नेगेटिव बोले तो इलेक्ट्रॉन, तो ये ध्यान रखना है ना, इसमें है ना, इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसीलिए इसको एन टाइप का सेमीकंडक्टर बोलते हैं। बाकी इसमें होल्स तो काफी कम होंगे, मतलब होल्स माइनॉरिटी में होंगे, तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाकी होल जो होते हैं वो माइनॉरिटी चार्ज के रहेंगे इसमें। हाँ बच्चों, इसमें एक और चीज देख सकते हैं ना, तो हम बोल सकते हैं कि फास्फोरस एटम मतलब डोनर एटम क्रिस्टल को एक इलेक्ट्रॉन दान करता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और बताओ कि फास्फोरस है डोनर एटम क्रिस्टल को अगर एक इलेक्ट्रॉन दान कर दे तो फिर बचा हुआ फास्फोरस एटम इफेक्टिवली पॉजिटिवली आयोनाइज्ड हो जाएगा। है ना, इसको देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई न्यूट्रल फास्फोरस का एटम है, उसमें तो 15 प्रोटॉन और 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन है ना, लेकिन तुम बताओ कि फास्फोरस का एटम अगर अपना पांचवा इलेक्ट्रॉन, है ना, फास्फोरस का एटम अगर पांचवा इलेक्ट्रॉन अपना क्रिस्टल को डोनेट कर दे, तो अब इस फास्फोरस एटम में प्रोटॉन तो 15 ही होंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन 14 हो जाएंगे। तो अब ये जो फास्फोरस एटम है वो इफेक्टिवली पॉजिटिवली आयोनाइज्ड हो जाएगा। या तो आगे बेवकूट ऐसे ये सब बोलने की जरूरत नहीं, ध्यान रखना कि फास्फोरस में तो जो भी डोनर एटम है वो क्रिस्टल को एक इलेक्ट्रॉन दान कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल को डोनेट कर देगा, तो फिर ये डोनर एटम इफेक्टिवली पॉजिटिवली आयोनाइज्ड हो जाएगा। अब ध्यान रखना कि डोनर एटम पॉजिटिवली आयोनाइज्ड तो हो जाएगा, लेकिन वो मूव नहीं कर सकता। हमको पता है कि जो भी मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं, ये जो आयंस होते हैं तो क्रिस्टल में फिक्स होते हैं, मतलब बिल्कुल इमोबाइल होते हैं। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन दे देगा तो फास्फोरस से डोनर एटम इफेक्टिवली पॉजिटिवली आयोनाइज हो तो जाएगा, लेकिन वो इमोबाइल होता है, वो हिल नहीं सकता है। जो फ्लो करते हैं केवल इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करते हैं ना, इसीलिए ना, इसीलिए एन टाइप के सेमीकंडक्टर का सिंबॉलिक डायग्राम ऐसा होता है नहीं, बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं कि एन टाइप के सेमीकंडक्टर मतलब जो डोनर एटम होते हैं वो क्रिस्टल को एक इलेक्ट्रॉन दान करते हैं जिसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया तो बचा हुआ डोनर एटम इफेक्टिवली पॉजिटिवली आयोनाइज्ड हो जाएगा, है ना। तो इसमें छोटा सा डॉट है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है जो दान किया जा रहा है, और ये बड़ा सा जो पॉजिटिव आयन है वो बचा हुआ फास्फोरस का, है ना, बचा हुआ फास्फोरस पॉजिटिव आयन है ना। तो अच्छे ध्यान ताकि इसमें ये जो छोटा सा डॉट है, ये जो छोटा सा इलेक्ट्रॉन है वही बह सकता है, जो बड़ा सा पॉजिटिव आयन है वो बह नहीं सकता, वो क्रिस्टल में फिक्स होता है, मतलब इमोबाइल होता है ना। तो ध्यान रखना, मैंने लिख भी दिया ना, तो ध्यान रखना कि इसीलिए
एन टाइप के सेमीकंडक्टर का सिंबल ऐसा होता है। तो ध्यान रखना कि कभी भी है ना? ध्यान रखना कि कभी भी अगर एन टाइप का सेमीकंडक्टर आ गया तो उसके लिए गधों से पूरा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है ना। बस ध्यान रखना कि कभी भी एन टाइप का सेमीकंडक्टर है ना, कभी एन टाइप का सेमीकंडक्टर शब्द आ गया तो बस अ, है ना, शब्द सुनते ही दिमाग में आना चाहिए कि एन बोले तो नेगेटिव, नेगेटिव बोले तो इलेक्ट्रॉन, तो वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। और ये बात अलग है कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा तो बचा हुआ एटम इफेक्टिवली पॉजिटिवली आयोनाइज्ड हो जाएगा, लेकिन ये जो पॉजिटिवली आयोनाइज्ड एटम है वो बह नहीं सकता, हो तो बेंज के टाइप से फिक्स होता है। इसे ध्यान रखना कि शुरुआत में था ना, शुरुआत में तो हम एन टाइप के सेमीकंडक्टर को इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन आगे जब हम ट्रांजिस्टर और ये सब पढ़ेंगे तो उसमें जो बड़ा सा पॉजिटिव आयन है उसका कोई महत्व खास नहीं है, तो उसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, है ना? आगे जब ट्रांजिस्टर ये सब पढ़ेंगे तब तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर को केवल इलेक्ट्रॉन या डॉट से ही रिप्रेजेंट करेंगे ना। बस अब अच्छे ध्यान रखना, है ना? अच्छे ध्यान रखना कि अब अगर कभी भी एन टाइप का सेमीकंडक्टर आ गया तो कोई रामायण बोलने की जरूरत नहीं, बस एक ही चीज दिमाग में आनी चाहिए कि एन बोले तो नेगेटिव, नेगेटिव बोले तो इलेक्ट्रॉन। तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर जो है वो क्रिस्टल को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होते हैं, दैट्स ऑल। बचा हुआ जो पॉजिटिव आयन है वो फ्लो नहीं कर सकता, वो तो बिल्कुल स्टेशन ही रहता है। तो बच्चों अब हम एन टाइप के सेमीकंडक्टर के एनर्जी बैंड डायग्राम देखते हैं ना। तो हमको पता है कि जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर है उसमें भी एक तो वैलेंस बैंड होगा जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे होंगे। उसके बाद एक कंडक्शन बैंड होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन बहने के लिए फ्री होंगे, लेकिन ध्यान रखना कि साथ में इसमें थोड़ी-सी हमने डोनर इम्प्योरिटी भी मिलाई है ना, साथ में हमने थोड़ी-सी फास्फोरस या कोई डोनर इम्प्योरिटी भी मिलाई है। तो ध्यान रखना कि बीच में डोनर का एनर्जी लेवल भी आ जाएगा। तो कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड तो ही, लेकिन थोड़ी-सी डोनर इम्प्योरिटी मिलाई है तो बीच में डोनर का एनर्जी लेवल भी आ जाएगा। और है ना, और हमको अच्छे पता है कि डोनर के एनर्जी लेवल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और है ना, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन इजीली बह पाए ना, ये डोनर के फ्री इलेक्ट्रॉन इजीली बह पाए उसके लिए डोनर का जो एनर्जी लेवल है वो कंडक्शन बैंड के काफी पास होता है। और तुम बताओ कि डोनर का एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के काफी पास होगा, तो डोनर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्शन बैंड में बहुत इजीली पहुंच जाएंगे, है ना? वही कि डोनर का एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के काफी पास होता है, तो उससे डोनर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में इजीली पहुंच जाएंगे, मतलब इजीली बहने लगेंगे। हाँ, एक और चीज, एक और चीज की बताओ इस बार, है ना, एक और चीज की बताओ इस बार कंडक्शन बैंड में बहने वाले जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, कि इस बार कंडक्शन बैंड में बहने वाले जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है उसमें से ज्यादातर फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब 99% फ्री इलेक्ट्रॉन तो इस डोनर के दिए गए होंगे, लेकिन ध्यान रखना कि कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन के जंप करने के कारण भी क्रिएट होंगे, बताया था ना कि टेम्परेचर के कारण कुछ दुस्साहसी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप भी कर जाते हैं। तो ध्यान रखना इस बार कंडक्शन बैंड में बहने वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन उसमें ज्यादातर इलेक्ट्रॉन, तो 99% इलेक्ट्रॉन तो डोनर के दिए गए होंगे, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन तो 1% इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करने के कारण भी क्रिएट होंगे। और बताओ 1% इलेक्ट्रॉन जंप करने के कारण क्रिएट होंगे तो बदले में 1% होल भी क्रिएट होंगे। बताओ इस बार इलेक्ट्रॉन्स तो 100 है लेकिन होल केवल 1 ही है। बताओ इस बार मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन से जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसीलिए इसको एन टाइप का सेमीकंडक्टर बोलते हैं। बाकी इसमें जो होल्स होते हैं वो तो माइनॉरिटीज में होते हैं। तो बच्चों एन टाइप के सेमीकंडक्टर के हमने सारे कंसेप्ट पढ़ लिए। अब देखो इसकी थ्योरी मैंने प्रॉपर सिस्टमेटिक वर्ड्स में लिखी हुई है, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना है ना। तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर में थ्योरी में सबसे पहला पेज ये है, उसके बाद दूसरा पेज ये है, फिर उसके बाद तीसरा पेज ये है। तो इसको नोट कर लेना, वीडियो पॉज कर। फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं कि तुमने केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा होगा। तो ध्यान रखना कि लॉ ऑफ मास एक्शन
जैसे केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम में लगता है, वैसे ही डोप सेमीकंडक्टर में भी लॉ ऑफ मास एक्शन का कंसेप्ट काम कर जाता है ना। तो देखो इस चीज को हम बिल्कुल आयोनिक इक्विलिब्रियम के सिमिलर ही समझते हैं, है ना। तो देखो जैसे मान लेते हैं कोई प्योर वाटर है, मतलब शुद्ध वाटर है, तो ये तुमने, है ना, ये तुमने आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा कि प्योर वाटर में H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन सेम होती है, और वो एक्चुअली 10⁻⁻7 मोल पर लीटर होती है ना। लेकिन चलो अब मान लेते हैं कि इस प्योर वाटर में थोड़ा सा एसिड मिला दिया, मतलब एसिडिक वाटर बना दिया, है ना। तो वही कि मान लेते हैं कि प्योर वाटर में थोड़ा एसिड मिला दिया, तो तुमने, है ना, ये तुमने पढ़ा होगा कि प्योर वाटर में अगर एसिड मिला दें, तो एसिड के कारण H प्लस की कंसंट्रेशन तो बढ़ जाती है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनली OH माइनस की कंसंट्रेशन घट जाती है। ये तो पढ़ा होगा कि प्योर वाटर में एसिड मिला देना, तो उसके कारण H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनली OH माइनस की कंसंट्रेशन घट जाएगी। लेकिन फिर भी, है ना, फिर भी इसमें H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई तो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, और वो 10⁻⁻7 का स्क्वायर ही रहता है, जो 10⁻⁻14 होता है, जिसको KW बोलते हैं ना। मेरे ख्याल से कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ, है ना, पढ़ा होगा कि प्योर वाटर में दोनों की कंसंट्रेशन सेम होती है, 10⁻⁻7। अगर इसमें एसिड मिला दे तो H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, OH माइनस की कंसंट्रेशन घट जाती है, लेकिन फिर भी इसमें H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई कांस्टेंट ही रहता है, और 10⁻⁻7 का स्क्वायर रहता है, जिसको KW बोलते हैं। तो ध्यान रखना कि सब लॉ ऑफ मास एक्शन से आता है ना। तो ध्यान रखना कि लॉ ऑफ मास एक्शन का कंसेप्ट जैसे हम आयनिक इक्विलिब्रियम में लगाते हैं, वैसे ही इसको डोप्ड सेमीकंडक्टर में भी ये कंसेप्ट एज इट इज वैलिड होता है ना। तो चलो अब सेमीकंडक्टर का केस लेते हैं ना। तो ध्यान रखना कि जैसे इधर प्योर वाटर था, वैसे इस बार मान लेते हैं कि कोई प्योर सेमीकंडक्टर है। तो हमको पता है कि जैसे ना, जैसे प्योर वाटर में H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन सेम होती है, वैसे ही प्योर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल की कंसंट्रेशन भी सेम होती है, जिसको कंबाइंड फॉर्म में Ni बोलते हैं, है ना। अब चलो, जैसे इसमें H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन सेम थी, जिसको सम्मिलित रूप से 10⁻⁻7 बोलते थे ना, वैसे ही प्योर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल की कंसंट्रेशन भी सेम होती है, जिसको कंबाइंड फॉर्म में हम Ni बोलते हैं ना। लेकिन चलो अब मान लेते हैं ना, अब मान लेते हैं कि इस प्योर सेमीकंडक्टर में हमने थोड़ी सी डोनर इम्प्योरिटी मिला दी, मतलब एन टाइप की इम्प्योरिटी मिला दी, है ना। तो जैसे, है ना, जैसे प्योर वाटर में हमने थोड़ा सा एसिड मिलाया था, वैसे ही इस बार इस प्योर सेमीकंडक्टर में हमने थोड़ी सी एन टाइप की, मतलब डोनर इम्प्योरिटी मिला दी है। तो हमको पता है ना, हमको पता है कि डोनर इम्प्योरिटी, है ना, डोनर इम्प्योरिटी मिला देंगे तो उसके कारण इसमें इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन तो बढ़ जाएगी, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनली होल की कंसंट्रेशन घट जाएगी। लेकिन फिर भी इसमें ना लेकिन फिर भी इसमें इलेक्ट्रॉन और होल की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई तो कांस्टेंट ही रहेगा, और 10⁻⁻7 के स्क्वायर के सिमिलर Ni स्क्वायर रहेगा। दोनों सिमिलर है, तो याद रखना, ठीक है। तो आगे ध्यान रखना, आगे इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़े, है तो आगे डायरेक्ट ध्यान रखना कि प्योर वाटर में H प्लस OH माइनस की कंसंट्रेशन सेम, वैसे ही प्योर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होल की भी कंसंट्रेशन सेम होती है, इसको कंबाइंड फॉर्म में Ni बोलते हैं। लेकिन उसमें थोड़ी डोनर इम्प्योरिटी मिला दे तो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनली होल की कंसंट्रेशन घट जाएगी। लेकिन फिर भी इसमें इलेक्ट्रॉन होल की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और वो Ni स्क्वायर ही रहेगा, है ना। तो इससे हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि चाहे एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर हो, चाहे उसमें डोनर इम्प्योरिटी मिला हो या एक्सेप्ट इम्प्योरिटी मिला हो, लेकिन है ना, कैसा भी सेमीकंडक्टर हो, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन होल की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई कांस्टेंट रहेगा, जो कि Ni स्क्वायर होगा, जो कि एक कांस्टेंट है। तो चलो होल की कंसंट्रेशन को उधर ट्रांसफर करते हैं, तो उधर ट्रांसफर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन इक्वल टू Ni स्क्वायर, है ना, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन इक्वल टू Ni स्क्वायर ओपन एन होल, जहाँ Ni स्क्वायर एक कांस्टेंट होता है ना। तो इससे होता है इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन प्रोपोर्शनल टू 1 ओपन होल की कंसंट्रेशन, है ना। तो इससे मैथमेटिकली बोल सकते हैं ना
मैथमेटिकली बोल सकते हैं कि चाहे तो डोनर इम्प्योरिटी मिला, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी मिला हो, चाहे एन टाइप का सेमीकंडक्टर या पी टाइप का सेमीकंडक्टर, उसमें इलेक्ट्रॉन और होल की कंसंट्रेशन आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है ना। मतलब ध्यान रखना है ना। मतलब ध्यान रखना कि किसी भी सेमीकंडक्टर में डोनर इम्प्योरिटी मिला करके अगर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन 1000 टाइम्स कर दिए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली होल की कंसंट्रेशन 1/1000 टाइम्स हो जाएगी। और आगे पढ़ेंगे कि अगर इसमें एक्सेप्टर इम्प्योरिटी मिला करके अगर होल की कंसंट्रेशन अगर 100 टाइम्स कर दें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन 1/100 टाइम्स हो जाती है। ये सब तुमने आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा। तो बच्चों देखो, जैसे किसी प्योर सेमीकंडक्टर में डोनर इम्प्योरिटी मिला दे तो उसके कारण इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनली होल की कंसंट्रेशन घट जाती है। इस चीज को अभी तो हमने मैथमेटिकली देखा, इतना ही सफिशिएंट है, लेकिन तुम चाहो तो इसको मूर्खों टाइप से लॉजिकली भी जस्टिफाई कर सकते हो, है ना। इस टाइप की चीजें तुमने आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ी होगी, लेकिन इस चीज को तुम लॉजिकली भी जस्टिफाई कर सकते हैं ना। तो देखो, लॉजिकली ऐसे बोल सकते हैं लॉजिकली ऐसे बोल सकते हैं कि ये कोई प्योर सेमीकंडक्टर है, उसमें हमने फास्फोरस मिला है, मतलब डोनर इम्प्योरिटी मिलाई, लेकिन खुद बताओ कि अभी भी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब इलेक्ट्रॉन और होल की रीजनरेशन की जो रेट होगी वो तो कांस्टेंट रहेगी, वो तो उतनी की उतनी रहेगी, है ना। ये बोल सकते हैं इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, इससे इलेक्ट्रॉन होल के रीजनरेशन की रेट तो उतनी की उतनी रहेगी यहाँ। लेकिन है ना, लेकिन तुम बताओ इस सेमीकंडक्टर में हमने डोनर इम्प्योरिटी मिलाई है, और तुम बताओ, ये तो बताओ कि डोनर इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो उसके कारण इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। और बताओ, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो रिकॉम्बिनेशन होने की रेट बढ़ जाएगी, है ना। मैंने बताया था कि रिकॉम्बिनेशन की रेट इलेक्ट्रॉन होल के कंसंट्रेशन के मल्टीप्लाई पे डिपेंड करती है ना। तो ये ध्यान रखना कि अगर, है ना, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, इससे रीजनरेशन की रेट तो उतनी की उतनी रहेगी, लेकिन डोनर इम्प्योरिटी मिलाने का इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। और इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन और होल के रिकॉम्बिनेशन की रेट बढ़ जाएगी। और रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होंगे तो उसके कारण काफी सारे जो होल है वो इलेक्ट्रॉन के साथ रिकॉम्बाइन हो जाएंगे, मतलब शहीद हो जाएंगे। इसीलिए होल की कंसंट्रेशन घटती है, ये रीजन है। तो कोई मूर्ख ये मत समझ जाना कि होल की कंसंट्रेशन बिल्कुल जीरो हो जाएगी। कई मूर्ख लोग ये बोलते हैं कि सारे होल इलेक्ट्रॉन से शहीद हो जाएंगे, होल की कंसंट्रेशन बिल्कुल जीरो हो जाएगी, लेकिन वो तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि रीजनरेशन तो हो ही रहा है, लगातार हो रहा है। इससे होल की कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ तो रहेगी, लेकिन वो रिकॉम्बिनेशन के कारण काफी कम हो जाएगी। चलो बच्चों, इसका एक कॉमन क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई प्योर सेमीकंडक्टर है, और हमको पता है कि प्योर सेमीकंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन और होल्स की कंसंट्रेशन सेम होती है, जिसको कंबाइंड फॉर्म में Ni बोलते हैं। तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर Ni की वैल्यू हमको 1.5 इंटू 10 पर मीटर क्यूब ये दे रखी है। अब देखो, अब ऐसा कर रहे हैं कि इस प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ डोनर इम्प्योरिटी मिला रहे हैं, मतलब फास्फोरस जैसी कुछ डोनर इम्प्योरिटी मिला रहे हैं। पता है कि डोनर इम्प्योरिटी मिलाने के कारण इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और बढ़ करके 3 इंटू 10 पर मीटर क्यूब हो गया है। तो ऐसा करने पर उस सेमीकंडक्टर में होल्स का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा वो देख, है ना। तो देखो, कोई स्मार्ट पर्सन हो, है ना, कोई स्मार्ट पर्सन इसको डायरेक्ट कर सकता है ना। तुम बताओ कि प्योर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, जिसकी वैल्यू 1.5 इंटू 10 है ना। अब डोनर इम्प्योरिटी मिलाने के कारण इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ गई है। पहले 1.5 इंटू 10 थी, अब 3 इंटू 10 हो गई। मतलब बोल सकते हैं कि डोनर इम्प्योरिटी मिलाने के कारण इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन पिछली कंसंट्रेशन की 20 टाइम्स हो गई है। 20 टाइम्स ही है ना। बस डोनर इम्प्योरिटी मिलाने के कारण इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन जो है वो पिछली कंसंट्रेशन की 20 टाइम्स हो गई है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली होल की कंसंट्रेशन 1/20 टाइम्स हो जाएगी। तो पहले होल की कंसंट्रेशन 1.5 इंटू 10 थी, अभी डिवाइड बाय 20 हो जाएगी। तो स्मार्ट पर्सन को डायरेक्ट कर सकता है, लेकिन चलो ज्यादा होशियारी नहीं मारते,
इसको बेसिक तरीके से ही करते हैं ना, तो हमको पता है ना हमको पता है कि इस प्योर सेमीकंडक्टर में डोनर इम्प्योरिटी मिला दे तो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन तो बढ़ जाएगी, लेकिन होल की कंसंट्रेशन घट जाएगी, लेकिन फिर भी इसमें इलेक्ट्रॉन और होल की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई तो कांस्टेंट ही रहेगा, और कितना रहेगा Ni²। तो बस अब वैल्यू रख दो, तो बताओ कि इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन तो 3 × 10⁻17 हो गई है, होल की कंसंट्रेशन निकालनी है तो ऐसे ही रहने दो, इक्वल टू Ni हमको दे रखा है ना। इस टेम्परेचर पर Ni की वैल्यू 1.5 × 10⁻16 ये दे रखी है। इसको भी सॉल्व कर लोगे ना, तो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास n होल कितना है, सॉरी Ni इतना है तो उसका स्क्वायर इतना हो गया, तो उसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो n होल कितना हो जाएगा 1.5 × 10⁻16 का स्क्वायर है ना, तो इसको 1.5 × 16 × 1.5 × 10⁻16 ऐसे लिख सकते हैं अपन। इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो 3 × 10⁻17। बताओ, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो होल की कंसंट्रेशन 1.5 × 10⁻16/20, जैसा पहले सोचा था वैसा ही होगा। आगे इसको सॉल्व कर सकते हो ना तो इसको सॉल्व करेंगे तो होल की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी अपने पास, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास होल की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, ये 7.5 × 10⁻14 पर मीटर क्यूब ही आ जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्ट भी किया जा सकता है या बेसिक से भी कर सकते हैं। चलो बच्चों, इसी कंसेप्ट पर बेस एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल करते हैं। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 14.2 है, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अपने किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज तो मैंने लिख दी है मैं जस्ट एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ ना। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई प्योर सिलिकॉन की चिप है, मतलब सिलिकॉन का क्रिस्टल है, और उसमें यूनिट वॉल्यूम मतलब पर मीटर क्यूब में सिलिकॉन के कितने एटम है, 5 × 10⁻28 एटम है। अब इस प्योर सिलिकॉन के क्रिस्टल में हमने थोड़ी सी आर्सेनिक की डोपिंग मिक्स की है। हमको होता है आर्सेनिक एक पेंटावेलेंट होता है, और कितनी डोपिंग मिक्स की है, 1 ppm जितनी डोपिंग की है। 1 ppm मतलब 1 पार्टिकल पर मिलियन, मतलब पर मिलियन में तो 10⁶ सिलिकॉन एटम के बीच में कहीं एक आर्सेनिक मिक्स किया है। उसके बाद हमको Ni की वैल्यू दे रखी है। Ni क्या होता है बताया था ना, कि प्योर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल की कंसंट्रेशन सेम होती है, जिसको कंबाइन फॉर्म में Ni बोलते हैं। और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए Ni की वैल्यू 1.5 × 10⁻16 पर मीटर क्यूब है। बस हमको पूछा है कि ये जो डोप्ड सेमीकंडक्टर बनेगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन कितनी होगी और होल्स की कंसंट्रेशन कितनी होगी वो देखना है। फिर बच्चों इसको करते हैं। वो हमको सबसे सबसे पहले हमको दे रखा है कि यूनिट वॉल्यूम मतलब पर मीटर क्यूब में सिलिकॉन के कितने एटम है, 5 × 10⁻28 दे रखा है ना। यूनिट वॉल्यूम में सिलिकॉन के एटम 5 × 10⁻28 है। ये तो सबसे पहले देखेंगे कि यूनिट वॉल्यूम में ये आर्सेनिक कितना मिक्स किया है वो देखेंगे ना। तो हमको दे रखा है कि आर्सेनिक की जो डोपिंग की है वो कितनी की है, 1 ppm मतलब 1 पार्टिकल पर मिलियन, मतलब है ना, मतलब पर मिलियन मतलब 10⁶ सिलिकॉन एटम के बीच कहीं जा करके एक आर्सेनिक का एटम मिक्स किया है ना। तो बस हमको देखना है कि यूनिट वॉल्यूम में इतने सिलिकॉन के एटम है, तो यूनिट वॉल्यूम में आर्सेनिक के कितने एटम मिक्स किए होंगे वो देखना है। तो उसके लिए वो अपना चौथी क्लास का यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं ना। तो डोपिंग 1 ppm की है, मतलब हम बोल सकते हैं ना हम बोल सकते हैं कि पर मिलियन मतलब 10⁶ सिलिकॉन एटम के बीच में एक आर्सेनिक का एटम मिला है, हम बोल सकते हैं। फिर हम बोल सकते हैं कि 10⁶ सिलिकॉन एटम में आर्सेनिक का कितना एटम मिला है, 1। तो हम देखते हैं कि एक सिलिकॉन एटम में आर्सेनिक कितना मिलाया होगा, 1/10⁶। तो बताओ, यूनिट वॉल्यूम में 5 × 10⁻28 सिलिकॉन के एटम है, तो 5 × 10⁻28 सिलिकॉन एटम में कितना आर्सेनिक मिलाया होगा,
1/10⁶ into 5 into 10⁻28। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास 5 into 10⁻22 ही आ जाएगा। एंड इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि 10⁶ सिलिकॉन में एक आर्सेनिक मिला है, तो एक सिलिकॉन में कितना आर्सेनिक मिलाया होगा 1/10⁶। तो यूनिट वॉल्यूम में 5 into 10⁻28 सिलिकॉन के एटम है, तो उसमें कितना आर्सेनिक मिलाया गया होगा 1/10⁶ into 5 into 10⁻28, तो 5 into 10⁻22 आ गया, है ना। तो बस हम बोल सकते हैं कि, है ना है ना तो हम बोल सकते हैं कि यूनिट वॉल्यूम में 5 into 10⁻28 सिलिकॉन के एटम है, तो उसमें कितना आर्सेनिक मिलाया गया होगा 5 into 10⁻22 इतने आर्सेनिक के एटम मिलाए गए होंगे, है ना। तो मैं लिख देता हूँ एक बार अलग से, है ना, एक बार अलग से लिख देता हूँ कि यूनिट वॉल्यूम में सिलिकॉन के एटम तो इतने हैं, लेकिन यूनिट वॉल्यूम में आर्सेनिक के एटम हमने कितने मिलाए 5 into 10⁻22 आर्सेनिक के एटम मिलाए, है ना। ये यूनिट वॉल्यूम में इतने डोनर के एटम मिलाए, है ना। तो बस तुम बताओ, हमको पता है कि आर्सेनिक पेंटावेलेंट होता है तो डोनर होता है, तो आर्सेनिक पेंटावेलेंट होता है तो डोनर होता है। बताओ, एक आर्सेनिक का एटम मतलब एक डोनर एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, तो यूनिट वॉल्यूम में 5 into 10⁻22 आर्सेनिक एटम है, तो वो 5 into 10⁻22 ही फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे, कह सकते हैं ना। वही एक आर्सेनिक एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, तो यूनिट वॉल्यूम में 5 into 10⁻22 आर्सेनिक के या डोनर के एटम है, तो यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन कितने प्रोवाइड करेंगे 5 into 10⁻22 फ्री इलेक्ट्रॉन। तो बस हम बोल सकते हैं ना, हम बोल सकते हैं कि यूनिट वॉल्यूम में, है ना, यूनिट वॉल्यूम में आर्सेनिक या डोनर के दिए गए तो फ्री इलेक्ट्रॉन 5 into 10⁻22 होंगे, लेकिन साथ में कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करने के कारण मतलब इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोडक्शन के कारण भी कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। लेकिन हमको पता है कि डोनर के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोडक्शन से जो फ्री इलेक्ट्रॉन बनते हैं उनके नंबर बहुत ही कम होते हैं, मतलब बिल्कुल बहुत ही कम होते हैं, मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल होंगे, है ना। तो बस ये बोल सकते हैं, है ना। तो बस, है ना, बस हम ये बोल सकते हैं कि यूनिट वॉल्यूम में, है ना, यूनिट वॉल्यूम में आर्सेनिक या डोनर के दिए गए तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 5 into 10⁻22 होंगे, और यूनिट वॉल्यूम में जंप करने के कारण इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोडक्शन के कारण जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किए गए हैं वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि यूनिट वॉल्यूम में टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी अप्रोक्सीमेटली 5 into 10⁻22 ही होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोडक्शन से बिल्कुल नेग्लिजिबल प्रोड्यूस होते हैं, ये कह सकते हैं ना। इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोडक्शन से बिल्कुल नेग्लिजिबल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं। बस यूनिट वॉल्यूम में डोनर के दिए गए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 5 into 10⁻22 होंगे, तो यूनिट वॉल्यूम में टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी अप्रोक्सीमेटली 5 into 10⁻22 पर मीटर क्यूब ही होंगे। और हमको पता है कि यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसको एन बोलते हैं। बस अपना एक पार्ट का तो आंसर आ गया कि अ, ये जो भी सेमीकंडक्टर होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन तो अप्रोक्सीमेटली 5 into 10⁻22 होगी। अब होल की कंसंट्रेशन कितनी होगी वो देख, ये तो हमको अच्छे ही पता है ना। हमको अच्छे पता है कि पेंटावेलेंट में तो डोनर इम्प्योरिटी मिलाई है, तो डोनर इम्प्योरिटी मिलाने के कारण इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन तो बढ़ गई, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनली होल की कंसंट्रेशन घट जाएगी। लेकिन हमको पता है कि फिर भी इसमें इलेक्ट्रॉन और होल की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई तो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा और ni स्क्वायर रहेगा। ऐसे बोल सकते हैं कि डोनर मिलाने पर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनली होल की कंसंट्रेशन घट जाएगी, फिर भी इलेक्ट्रॉन और होल की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई तो कांस्टेंट ही रहेगा और ni स्क्वायर ही रहेगा। तो बताओ, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन तो अप्रोक्सीमेटली 5 into 10⁻22 हो गई है, होल की कंसंट्रेशन निकालनी है तो ऐसे ही रहने देते हैं इक्वल टू ni। तो ni हमको कितना दे रखा है 1.5 into 10⁻16, तो ni का स्क्वायर इसका होल स्क्वायर हो गया। इसको उधर ट्रांसफर कर लेंगे ना, इससे होल की कंसंट्रेशन आ जाएगी 1.5 into 10⁻16 का स्क्वायर ना, तो इसको 1.5 into 1.5 into
10 टू पावर 32 लिख सकते हो अपन। इस नमूने को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 5 इंटू 10 टू पावर 22 तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास 4.5 इंटू 10 टू पावर 9 है ना? तो होल की कंसंट्रेशन अपने पास इतनी आ गई। तो इस टाइप से टफ क्वेश्चन को भी तुम कर सकते हो। देखो बच्चों, अभी हमने एन टाइप के सेमीकंडक्टर पढ़े, अब हम उसी तरीके से अब पी टाइप के भी सेमीकंडक्टर को देख सकते हैं ना। तो मैंने अभी है ना मैंने अभी बताया था कि प्योर सेमीकंडक्टर में अगर ट्राइवेलेंट डोपिंग मिक्स करें, मतलब बोरोन फैमिली मिक्स करें, मतलब बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये सब मिक्स करें, तो हमको पता है कि प्योर सेमीकंडक्टर में अगर ट्राइवेलेंट डोपिंग मतलब बोरोन फैमिली वाली डोपिंग मिक्स करें, तब जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको पी टाइप का सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो चलो एक बार देखते हैं कि प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट डोपिंग मिक्स करें, मतलब बोरोन फैमिली वाली डोपिंग मिक्स करें, तो अब इसकी प्रॉपर्टीज किस टाइप से चेंज होती है वो देखते हैं। चलो मान लेते हैं कि कोई प्योर सेमीकंडक्टर है, जैसे कि कोई सिलिकॉन का क्रिस्टल या सिलिकॉन की चिप है। और चलो इस बार हम ऐसा करते हैं कि इसमें बहुत थोड़ी-सी क्वांटिटी में ट्राइवेलेंट डोपिंग मिक्स करते हैं, जैसे कि एल्यूमीनियम की डोपिंग मिक्स करते हैं। हमको पता है कि सिलिकॉन की सिमिलर साइज़ एल्यूमीनियम की होगी, यही क्रिस्टल में फिट बैठेगा ना, है ना? वही चीज़ है ना, क्योंकि सिलिकॉन का क्रिस्टल है, उसमें है ना, उसमें वेपर स्टेट में बहुत थोड़ी-सी एल्यूमीनियम की इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं, मतलब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं। तो हमको पता है ना? हमको पता है कि इस बार भी क्रिस्टल में ज़्यादातर तो सिलिकॉन के एटम्स होंगे, लेकिन बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स के बीच-बीच में एल्यूमीनियम के भी एटम होंगे, मतलब इस ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के भी एटम होंगे, है ना? अब हमको पता है कि इस बार हमने एल्यूमीनियम की इम्प्योरिटी मिलाई, मतलब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई है, तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ओनली 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। हमको पता है इस बार इस बार एल्यूमीनियम मतलब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई है, मतलब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन क्रिस्टल में इसको 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने हैं। तो ध्यान रखना, एल्यूमिनियम जैसी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्रिस्टल में बेचारे इसको 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने हैं। तो तुम बताओ कि इसके आउट है ना, तुम बताओ कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के सारे 3 इलेक्ट्रॉन तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में खर्च हो जाएंगे ना, कह सकते हैं। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के सारे 3 इलेक्ट्रॉन्स तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में खर्च हो जाएंगे, लेकिन बेचारे के पास चौथा कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए चौथा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है ही नहीं। तो चौथे कोवेलेंट है ना, चौथे कोवेलेंट बॉन्ड में वैकेंसी रह जाएगी। और हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन की जो वैकेंसी होती है उसको होल बोलते हैं, और ध्यान रखना कि ये होल मुफ्त में मिला हुआ है। ध्यान रखना है ना कि हर बार तो होल इलेक्ट्रॉन के जंप करने के कारण क्रिएट होता है, जो बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस बार ये जो होल है वो बिल्कुल मुफ्त में मिला हुआ है। तो ध्यान रखना कि जिस टाइप से है ना तो ध्यान रखना कि जिस टाइप से एन टाइप के सेमीकंडक्टर में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्टिविटी ड्रास्टिकली बढ़ गई थी, वैसे ही इस बार इस सेमीकंडक्टर में एक्स्ट्रा होल के कारण भी कंडक्टिविटी ड्रास्टिकली बढ़ जाती है। हाँ बच्चों ना साथ में ये भी देख सकते हैं है ना, तो साथ में ये भी देख सकते हैं कि बताओ ये होल अपनी वैकेंसी को कंप्लीट करने के लिए पास वाले किसी न किसी बंधे इलेक्ट्रॉन तो खींच ही लेगा ना। तो चलो मान लेते हैं कि होल ने अपनी वैकेंसी कंप्लीट करने के लिए इस वाले बंधे इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। तो बताओ यहाँ तो वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन अब इधर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, है ना। तो बस ये बोल सकते हैं, है ना ये बोल सकते हैं कि ये जो पेंटावेलेंट डोपिंग थी ना, ये बोल सकते हैं इन्हें बोल सकते हैं कि जो पेंटावेलेंट डोपिंग के जो एटम थे, वो तो क्रिस्टल को एक इलेक्ट्रॉन दान दे रहे थे, लेकिन ये ट्राइवेलेंट डोपिंग के जो एटम है वो क्रिस्टल को एक इलेक्ट्रॉन दान नहीं दे रहे, बल्कि क्रिस्टल से एक इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। ये ध्यान रखना कि पेंटावेलेंट डोपिंग के एटम जो थे वो तो क्रिस्टल को एक इलेक्ट्रॉन दान देते थे, लेकिन
ट्राइवेलेंट डोपिंग के जो एटम है क्रिस्टल को एक इलेक्ट्रॉन दान नहीं दे रहे हैं, उल्टा क्रिस्टल से एक इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसीलिए ये जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी होती है उसको भिखारी इम्प्योरिटी बोलते हैं, मतलब एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोलते हैं। ये तो मैंने लिख भी दिया है कि ट्राइएटॉमिक सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के जो एटम है वो क्रिस्टल को एक इलेक्ट्रॉन देते नहीं बल्कि क्रिस्टल से एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। इसीलिए ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के जो एटम होते हैं उसको भिखारी इम्प्योरिटी मतलब एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोलते हैं। अब एक और चीज देख सकते हैं ना। हाँ, एक और चीज देख सकते हैं, बताओ इस बार क्रिस्टल में जितने भी होल्स होंगे, है ना, ये बोल सकते हैं इस बार क्रिस्टल में जितने भी होल्स होंगे उसमें ज्यादातर होल मतलब 99% होल तो इस एक्सेप्टर के दिए गए होंगे। बताया था ना कि एक्सेप्टर में जो होल होता है वो बिल्कुल मुफ्त में मिला होता है, बाकी सब में तो इलेक्ट्रॉन को जम्प करना होता है जो प्रोसेस मुश्किल होता है, लेकिन एक्सेप्टर में जो होल है वो मुफ्त में मिला होता है, ऐसा ध्यान रखना। है ना, तो ध्यान रखना कि इस बार क्रिस्टल में जितने भी होल्स होंगे उसमें ज्यादातर होल मतलब 99% होल तो इस एक्सेप्टर के दिए गए होंगे, लेकिन एक आधे होल इलेक्ट्रॉन के जम करने के कारण भी क्रिएट होंगे। है ना, बताया था कि टेम्परेचर या थर्मल एनर्जी का यूज करके कुछ दुस्साहसी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं तो पीछे एक होल बच जाता है, और ये जो प्रोसेस होता है उसको इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं। है तो ये ध्यान रखना, कि इस बार क्रिस्टल में जितने भी होल्स होंगे उसमें ज्यादातर होल मतलब 99% होल्स तो इस एक्सेप्टर के दिए गए होंगे, बाकी एक आधे परसेंट होल इलेक्ट्रॉन के जंप करने के कारण भी क्रिएट होंगे। और हमको होता है जंप करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है क्योंकि कुछ दुस्साहसी इलेक्ट्रॉन नहीं जंप कर पाते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। ये मैंने पहले ही बताया था, कह सकते हैं क्रिस्टल में जितने भी होल्स होंगे उसमें ज्यादातर मतलब 99% होल्स तो इस एक्सेप्टर के दिए गए होंगे, बाकी थोड़े से होल्स मतलब एक आधे परसेंट होल्स इलेक्ट्रॉन के जंप करने के कारण मतलब इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोडक्शन से क्रिएट होंगे, तो फिर बदले में 1% इलेक्ट्रॉन भी प्रोड्यूस होंगे। तो तुम बताओ इस बार है ना, तो इस बार होल्स तो 100 प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल एक ही प्रोड्यूस हो रहा है, तो बताओ इस बार है ना, इस बार बहुमत होल्स का है, मतलब इस बार मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल्स होंगे। ठीक है कि बहुमत होल्स का मतलब इस बार है ना, इस बार मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल्स होंगे जो कि पॉजिटिव चार्ज के इक्विवेलेंट होते हैं, इसीलिए इसको पी टाइप का सेमीकंडक्टर बोलते हैं। पी बोले तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव मतलब होल है, तो मैंने लिख भी दिया है। मैंने लिख भी दिया है कि इस बार जो है ना, इस बार मेजोरिटी चार्ज के होल्स होंगे जो कि पॉजिटिव चार्ज के इक्विवेलेंट होते हैं, इसीलिए सेमीकंडक्टर को पी टाइप का सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो इसमें मेजोरिटी चार्ज के तो होल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन तो बहुत कम होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। हाँ बच्चों, एक और चीज देख सकते हैं ना, ये बताओ ये एल्यूमिनियम एटम मतलब जो एक्सेप्टर एटम है वो अपनी वैकेंसी को कंप्लीट करने के लिए पास वाले किसी बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, या दूसरे शब्दों में अपना होल जो है वो क्रिस्टल को दे देगा। बात तो एक ही है ना, ध्यान था कि एल्यूमिनियम का एटम मतलब जो एक्सेप्टर एटम है वो अपनी वैकेंसी कंप्लीट करने के लिए पास वाले किसी बंधे इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, या दूसरे शब्दों में अपना जो होल है वो क्रिस्टल को दे देगा। तो ध्यान रखना है ना, ध्यान था कि एक्सेप्टर एटम अपना होल तो क्रिस्टल को दे देता है, लेकिन बदले में ये जो एक्सेप्टर एटम है इफेक्टिवली नेगेटिवली आयोनाइज्ड हो जाएगा। यानी इसको देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं, बताओ जो ये बताओ जो न्यूट्रल एल्यूमिनियम होता है उसमें तो 13 प्रोटॉन होते हैं और 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन है ना, लेकिन बताओ कि अपनी इस वैकेंसी को कंप्लीट करने के लिए पास वाले किसी बंधे इलेक्ट्रॉन को खींच ले, तो तब अब इस एल्यूमिनियम में प्रोटॉन तो 13 ही रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन 14 हो जाएंगे, तो तब अब ये जो एल्यूमिनियम का एटम है, जो एक्सेप्टर एटम है, वो इफेक्टिवली नेगेटिवली आयोनाइज्ड हो जाएगा। हाँ, तो इसीलिए ध्यान रखना इसीलिए ध्यान रखना कि जो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होती है मतलब जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है उसका सिंबॉलिक डायग्राम ऐसा होता है।
है तो ध्यान रखना कि जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर में तो जो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है वो क्रिस्टल को एक होल प्रोवाइड करती है, और क्रिस्टल को एक होल प्रोवाइड कर लिया तो अब ये जो बचा हुआ एटम है वो इफेक्टिवली नेगेटिवली आयोनाइज्ड हो गया। इसलिए पी टाइप के सेमीकंडक्टर को सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये भी तुमको है ना, ये भी तुमको चमका के बताता है कि इसमें जो छोटा सा होल है वही मीनिंगफुल है, वही बह सकता है। बाकी ये जो बड़ा सा नेगेटिवली आयोनाइज जो एक्सेप्टर एटम है वो क्रिस्टल में बिल्कुल फिक्स रहता है, वो मूव नहीं कर सकता है। मैंने लिख भी दिया है, लिख भी दिया है कि जो एक्सेप्टर है क्रिस्टल को एक होल प्रोवाइड करता है तो बचा हुआ एटम इफेक्टिवली नेगेटिवली आयोनाइज्ड हो जाता है। बस इसमें जो है छोटा सा होल से वही बह सकता है, बाकी बड़ा सा जो नेगेटिवली आयोनाइज एक्सेप्टर एटम है वो बिल्कुल इमोबाइल होता है, मतलब क्रिस्टल में बिल्कुल फिक्स होता है, चट्टान के टाइप से या पहाड़ के टाइप से फिक्स होता है ना? ध्यान रखना है, ध्यान रखा कि अभी तो हमने पी टाइप के सेमीकंडक्टर का पूरा डिटेल डायग्राम देखा, लेकिन अब अगर पी टाइप का है ना, ध्यान रखना कि अब अगर पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स में कभी पी टाइप का सेमीकंडक्टर आ गया तो बस दिमाग में एक ही चीज़ है ना, अब दिमाग में बस एक ही चीज़ चमकनी चाहिए कि पी बोले तो पॉजिटिव, पॉजिटिव मत तो होल, तो एक क्रिस्टल को एक्स्ट्रा होल प्रोवाइड करेगा। और ये बात अलग है कि होल प्रोवाइड करेगा तो बचा हुआ जो आयन है वो इफेक्टिवली नेगेटिवली आयनाइज्ड हो जाएगा, लेकिन उसका कोई खास महत्व नहीं है। तो ध्यान रखना कि शुरुआत में तो हम पी टाइप के सेमीकंडक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन बाद में जब है ना बाद में जब हम ट्रांजिस्टर और सब पढ़ेंगे तो उसमें तो बस और शॉर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे ना। ध्यान कि पी टाइप का सेमीकंडक्टर तो एक ही चीज दिमाग में आनी चाहिए कि पी बोले तो पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होल्स, तो ये क्रिस्टल को एक्स्ट्रा होल्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब इसमें होल्स मेजॉरिटी में होते हैं, ज्यादातर चार्ज किए हुए होल्स ही होते हैं। फिर बच्चों अब हम देखते हैं कि पी टाइप के सेमीकंडक्टर में एनर्जी बैंड कैसे होते हैं वो देखते हैं ना। तो हमको पता है कि पी टाइप के जो सेमीकंडक्टर है उसमें भी एक तो वैलेंस बैंड होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे होंगे। उसके बाद एक कंडक्शन बैंड होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन बहने के लिए फ्री होंगे, लेकिन है ना, लेकिन साथ में इसमें थोड़ी-सी एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी मिलाई है ना? तो साथ में इसमें बहुत थोड़ी-सी एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी मिलाई है, तो बीच में एक्सेप्टर का एनर्जी लेवल भी होगा। और हमको है ना और हमको पता है कि एक्सेप्टर के एनर्जी लेवल में काफ़ी सारे होल्स होते हैं ना, एक्सेप्टर के एनर्जी लेवल में काफ़ी सारे होल्स होते हैं, और ये होल्स है ना, ये होल्स बंधे-बंधाए इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच लें, उसके लिए एक्सेप्टर का एनर्जी लेवल जो होता है वो वैलेंस बैंड के काफ़ी पास होता है। तुम खुद बताओ कि एक्सेप्टर तो भिखारी है, ये भिखारी भीख माँगने के लिए इस धनवान के पास ही जाएगा ना, ये भिखारी भीख माँगने के लिए इस कंगाल के पास थोड़ी जाएगा, है ना? तो ये ध्यान रखना, है ना, ध्यान रखना कि पी टाइप के सेमीकंडक्टर में एक तो वैलेंस बैंड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे होते हैं। उसके बाद एक कंडक्शन बैंड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन बहने के लिए फ्री होते हैं, लेकिन थोड़ी-सी एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी मिलाई है, तो बीच में बीच में एक्सेप्टर का एनर्जी लेवल भी होगा, और है ना और एक्सेप्टर के एनर्जी लेवल में बहुत सारे होल्स होते हैं, और ये होल्स है ना, ये होल्स बंधे-बंधाए इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच ले, उसके लिए एक्सेप्टर का एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड के काफ़ी पास होता है। और तुम बताओ सॉरी तुम बताओ कि एक्सेप्टर का एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड के काफ़ी पास होगा, तो है ना, तो ये एक्सेप्टर के जो होल्स हैं वो बंधे-बंधाए इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच लेंगे ना। एक्सेप्टर का एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड के काफ़ी पास होगा, तो एक्सेप्टर के जो होल्स हैं वो बंधे-बंधाए इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच लेंगे। तो इधर तो वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन अब वैलेंस बैंड में होल्स क्रिएट हो जाएँगे, है ना? जो ईज़िली बह पाएँगे, है ना? और क्लियरली बोल सकते हैं ना? तो और हम क्लियरली बोल सकते हैं, एक बताओ इस बार वैलेंस बैंड में जितने भी होल्स होंगे, है ना, बोल सकते हैं कि इस बार वैलेंस बैंड में जितने भी होल्स होंगे उसमें ज्यादातर होल मतलब 99% होल इस एक्सेप्टर के दिए गए होंगे, लेकिन एक आधे होल इलेक्ट्रॉन के जंप करने के कारण भी क्रिएट होंगे, है ना? हमको पता है कि टेम्परेचर के कारण कुछ दुस्साहसी इलेक्ट्रॉन जंप करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ही पहुंचते हैं, तो है ना, तो इस बार
वैलेंस बैंड में जितने भी होल्स होंगे उसमें ज़्यादातर में तो 99% होल तो इस एक्सेप्टर के ही दिए गए होंगे, लेकिन है ना? लेकिन एक आधे परसेंट होल इलेक्ट्रॉन के जंप करने के कारण भी क्रिएट होंगे, और 1% होल अगर इलेक्ट्रॉन के जंप करने के कारण क्रिएट होंगे तो बदले में 1% इलेक्ट्रॉन भी प्रोड्यूस होंगे। तो बता इस बार होल्स तो 100 है लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल 1 ही है। तो बता ना? तो तब इस बार बहुमत में होल्स है, मतलब इस बार मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज के इक्विवेलेंट होते हैं। इसीलिए इसको पी टाइप का सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो बच्चों देखो, एन टाइप के सिमिलर पी टाइप के सेमीकंडक्टर में भी लॉ ऑफ मास एक्शन देख सकते हैं ना, मतलब है ना, मतलब पक्का बोल सकते हैं कि किसी भी ये पक्का बोल सकते हैं कि किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट मतलब एक्सेप्ट और इम्प्योरिटी मिला हो, तो उसके कारण होल के तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएँगे, लेकिन रिकॉम्बिनेशन के कारण इनवर्सली प्रोपोर्शनली इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन घट जाएगा। लेकिन फिर भी इसमें इलेक्ट्रॉन और होल के कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई तो कांस्टेंट ही रहेगा और सिंपली Ni स्क्वायर ही रहेगा। यदि पी टाइप के सेमीकंडक्टर का भी जो डिटेल थ्योरी हो मैं पेज चेंज कर रहा हूँ, तुम वीडियो पॉज़ करके नोट कर लेना। तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर का ये थ्योरी का पहला पेज, ये इसकी थ्योरी का दूसरा पेज, फिर ये इसकी थ्योरी का तीसरा पेज। ये तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर की भी हमने थ्योरी देख